अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड एब्यूज़, यानी हम बात करेंगे छोटे छोटे और मासूम बच्चों के ख़िलाफ़ उनके अपने घरों में, उनके अपने मोहल्लों और उनकी अपनी सोसाइटीज़ में, उनके स्कूलों में उनके ख़िलाफ़ किए जाने वाले जुल्म और ज़्यादती के बारे में। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूँ, आइए मैं आपका तारुफ़ आज के मेहमानों से कराऊँ। हमारे साथ हैं मशहूर इस्लामी स्पीकर ज़ैद खालिद पटेल साहब। ज़ैद भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ नाजरीन बॉम्बे के अंधेरी इलाके के एक मशहूर स्कूल फेरीलैंड के ट्रस्टी और एजुकेशनिस्ट मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं। ज़फ़र साहब सैकड़ों बच्चों को अपने स्कूल में रोज़ाना तालीम दिलाने का और तालीम देने का इंतज़ाम करते हैं। ज़फ़र साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, धनंजय कुमार जी। मशहूर सहाफ़ी हैं, पिछले 18-20 साल का करियर है जर्नलिज्म में। आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारों में समाज और समाज में मौजूद बुराइयों और अच्छाइयों पर खुल के अपने कलम का इस्तेमाल किया है, लिखा है और कई टीवी चैनलों से जुड़े रहे हैं। मशहूर राइटर हैं। समाज को और ख़ासकर बच्चों के समाज को आपने बड़े करीब से देखा है। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल। नमस्कार। आइए अब बात शुरू करते हैं। मुझे याद है, मेरे दोस्त एक बड़े मशहूर शायर थे, निदा फाजली साहब। उन्होंने एक ज़माने में एक शेर कहा था कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, बच्चों के स्कूल में शायद तुम्हें मिली नहीं है दुनिया। यानी शायर ने यह महसूस किया कि बच्चों के स्कूल के बाहर जो दुनिया है वो ख़राब है, वो बुरी है, उसके अंदर बुरी आदतें आ गई हैं और वो बुरी आदतें समाज को ख़राब कर रही हैं। अगर सच्ची और अच्छी दुनिया से मिलना है तो बच्चों के स्कूल में जाके मिला जाए। लेकिन अफसोस, बच्चों के स्कूलों में दुनिया की वो अच्छाई भी नहीं रही है। आज हम स्कूलों को देखते हैं, स्कूलों की तरफ जाते हैं, अपने समाज को देखते हैं, यानी बच्चों के लिए घर से पहले सबसे आखिरी महफूज मकाम जो था वो स्कूल था, वो भी बिगाड़ दिया गया, वो भी ख़राब कर दिया गया। पे दर पे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। आइए मैं आपको सलूशन आज कराता हूँ। अभी पिछले एक हफ़्ते की जो न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है इस हवाले से, उसमें दिल्ली के मशहूर स्कूल रेयान इंटरनेशनल स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि साल के शुरू में दिल्ली के तमाम पेरेंट्स जिन्हें अपने बच्चों के एडमिशन कराने होते हैं, वो जिन बड़े स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं, उनमें से रेयान पब्लिक स्कूल एक स्कूल है। वहाँ पर एक 7 साल के छोटे से बच्चे, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे प्रद्युमन ठाकुर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे के गले को रेत दिया गया, ऐसे जैसे कोई गुलाब के फूल को हाथ में ले और बेदर्दी से मसल दे। गला काट दिया गया। उससे पहले टैगोर पब्लिक स्कूल में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। उससे पहले पिछले महीने बॉम्बे में खार नगर में एक बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, वहाँ के स्वीपर के ज़रिए। और उससे पहले थोड़ा सा चलिए, 2 महीने पहले हैदराबाद में 11 साल के बच्चे को उसके पड़ोसी ने न सिर्फ सेक्सुअली असॉल्ट किया बल्कि उसे जान से मार दिया। और जब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा तो मालूम ये हुआ तहकीक के बाद कि उसके ऊपर 15 और ज़्यादा बच्चों के इसी तरह मॉलेस्टेशन और कत्ल का इल्ज़ाम है। तो दोस्तों, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे ये मासूम बच्चे, तकरीबन हम में से हर किसी के पास अपने बच्चे हैं। कोई इंसान जो बच्चे रखता हो, कोई इंसान जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के गले पे अपने होंठ रख के सुकून महसूस करता हो, वो उसी जैसे किसी और के बच्चे के गले को कैसे रेत सकता है, कैसे जान से मार सकता है? आइए इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। इनॉग्रल कमेंट लेते हैं अपने मेहमानों से। ज़ैद खालिद भाई, सबसे पहले आपका इनॉग्रल कमेंट, और सवाल आप तीनों से मेरा ये है कि बच्चों के ख़िलाफ़ इस तरह के जराइम करने वाले लोगों की साइकोलॉजी क्या है? अगर कोई 1-2 लोग होते, पुराने ज़मानों में हम देखते थे कि स्कूल के टीचर्स, मोहल्ले के बड़े, बाप और चचाओं के जानने वाले ऐसे ख्याल रखते थे जैसे हमारे अपने माँ बाप। आज क्या हुआ? आज हम किस तरफ जा रहे हैं? कोई 1-2 लोग नहीं हैं, हर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा शख्स बच्चों को इस नज़र से देख रहा है। क्या वजह है? हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन तरक्की के कौन से दौर में हम जा रहे हैं? ये साइकोलॉजी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है और इस ताल्लुक़ से कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो आ चुके हैं।
2007 की बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी, जी। जिस रिपोर्ट ने पूरी कंट्री को शॉक किया जी। कि 53% बच्चे, उस रिपोर्ट में आया था, सेक्सुअली अब्यूज हो चुके थे। 53% बच्चे। हाँ, और ये है 2007 की बात। तब से अब तक बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उससे एक और बड़ी, क्योंकि वो रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 12,000 बच्चों से पूछा गया और उसके बेसिस पे ये जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। उससे बड़ी 45,000 बच्चों की एक रिपोर्ट जो वर्ल्ड विजन इंडिया ने हाल में कंडक्ट किया, उसके अंदर भी फाइंडिंग यही है कि तकरीबन 50% बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है, सेक्सुअली अब्यूज हो चुके हैं। और कुछ केसेस में बहुत सिवियर है, तकरीबन 20% बच्चों के साथ एक्चुअल हो चुका है, कईयों के इनडायरेक्ट तरीकों के साथ हो चुका है। मैं बहुत वाज़ेह टर्म्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब ये लॉ 2012 में पास हो चुका है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ताल्लुक से। एक मिनट में आपको टोक रहा हूँ। यानी 2012 से पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो बच्चों को प्रोटेक्शन देता हो। इस हवाले से ये ताल्लुक से एक बहुत बड़ी कैंपेन चली, बहुत बड़ा डिस्कशन चला, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में जाकर 2012 में जाकर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ताल्लुक से एक स्पेसिफिक लॉ आया था, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये जो लॉ 2012 में आया, जिसका डेटा अभी जाकर हम देखते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जाकर रिलीज किया है 2015 का डेटा, जिससे हमें और कई कंक्लूसिव अभी ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये मामला बहुत संगीन मामला है और इस ताल्लुक से हम सबको एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ पीपल, एक इंसान के तौर पर कुछ ना कुछ इसके रेमेडियल मेजर्स, इसके कॉजेज, क्यों ये हो रहा है, उसके अंदर जाकर इसे सॉल्व करने की अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए। बहुत सीरियस मैटर है। मेरे पास ये जैद भाई डेटा है, आपने जो कहा, और कंपेरेटिव डेटा है। बेसिकली क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रजिस्टर्ड केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में हमारे पास जो टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए नेशन वाइज पूरे हिंदुस्तान में 89,423 अगेंस्ट द चिल्ड्रंस। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। लेकिन 2015 में आते आते 2015 में जो टोटल केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, वो 94,172 हैं। ऑफिशियल डाटा इंक्रीज है 5.3%। तो धनंजय कुमार जी, ये क्या है? ये मतलब हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं या हम कहीं एक्सपोर्ट जो है हमारा वो बढ़ रहा है, इस तरह से हम काम कर रहे हैं क्या? बल्कि अगर मैं आपको और आगे लेके जाऊं और मोर स्पेसिफिक होकर बात करूं, रेप केसेस रजिस्टर्ड इन 2014 10,854 अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो ये कौन सी साइकोलॉजी? हम तरक्की के साथ यहाँ भी तरक्की कर रहे हैं, अपने मासूम बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले जराइम में हमारी तरक्की हो रही है। कहें बिल्कुल मानने की तरक्की ही की हमने। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे दिखाई पड़ती है कि जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, जब हमें ज़्यादा सुविधाएं चाहिए जीवन जीने के लिए, तो उस दौड़ में हम इतने फंसते हैं, उलझते हैं कि हमारा जो पारिवारिक जो सेक्सुअल लाइफ है वो हमारा ब्रेक होता है और हम उसमें तनाव आते हैं, रिश्तों में तनाव आते हैं। जो चूँकि सेक्स ज़रूरत है, सेक्स केवल संतान पैदा करने के लिए भी नहीं आज के समाज में है, सेक्स एक ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए हमारे पास, उसको जमा करने में हम इतना खर्च हो जाते हैं कि हमारे पास भावनाएं जो है कुंठा में बदल जाती है, हमारे सपने कुंठा में बदल जाते हैं। और जब कुंठा में बदलती हैं चीज़ें, तो फिर कुंठित आदमी जो है, बीमार आदमी जो है, कमज़ोर टारगेट देखता है कि हमारी ये फुलफिल चूँकि पत्नी के साथ या किसी और महिला के साथ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि बच्चे को हम धमका सकते हैं। और हम एक मिनट में यहाँ आपको रोकता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद, यानी तकरीबन 1 लाख लोग जहनी तौर पे बीमार हैं। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड, वो मैं कह रहा हूँ। ये सही कहा आपने। हकीकत कितनी बड़ी है ये इमेजिन नहीं कर सकते। 50% से ज्यादा रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे केसेस। जी, इसमें ढेर सारे केसेस वही हैं जिसमें रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाती है। बच्चे बता नहीं पाते अपने परिवार में कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि उसको धमका देते हैं। अभी देखिए, लेटेस्ट देख लीजिए कि ब्लू व्हेल गेम में कितने बच्चे मर गए। वो इसलिए मर गए कि उनको धमकाया गया कि भाई आप ऐसा करोगे तो आपके माँ मर जाएगी, आपको फलाना हो जाएगा। तो वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे तक को इतना अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं वो धमकाते हैं कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो बच्चे जो है डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगा, तो चुप रह जाते हैं।
वो बहुत कम रिपोर्ट्स आ पाती हैं। जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं वो समझिए 20% नहीं आ पाता है। बताइए, अगर मैं इसे 20%, बल्कि मैं तो और भी ज़्यादा उस पर जाऊँगा, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, नज़र आता है, या समाज को जितने करीब से बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे, पहला प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उस शिकायत को माँ बाप तक नहीं पहुँचाते। दूसरी शिकायत ये है कि माँ बाप सोशली या इकोनॉमिकली इस काबिल नहीं होते कि उसको वो पुलिस स्टेशन तक पहुँचाएँ। दूसरी से बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल पहुंचा सही। पाते। तो इस तरह से ये जो शिकायतों की दर है बच्चों के मामले में, तकरीबन 94,172, वो कहीं ना कहीं 10% कम भी नहीं है, है। बहुत कम है। तो अगर हम एक मोटा फिगर मान भी लें कि ये तकरीबन, आप समझिए कि कुछ जैसे 10 टाइम्स मान लें कि ये 10 लाख लोग, अगर हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में 10 लाख लोग इतने ज़्यादा जहनी बीमार हैं जिन्हें अपनी दिमागी बीमारियों की वजह से जो उनकी सेक्सुअल ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए बच्चों को ख़राब कर डालते हैं, बच्चों के साथ जुर्म कर डालते हैं, इतनी बड़ी अगर तादाद है तो इसका मतलब हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बीमार है। बिल्कुल बिल्कुल बीमार है। और इसको और थोड़ा सा अगर और नीचे जाएं, एब्यूज से बाहर हटें, हमारे यहाँ बच्चों को जो है सामान की तरह हम ट्रीट करते हैं। बच्चों को संवेदना के साथ हम ट्रीट नहीं करते हैं। सर, मैं अभी आपके पास आऊँगा, अभी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं ज़फ़र साहब का इनॉग्रल कमेंट ले लूँ, फिर हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। आप मुझे याद दिलाइएगा। ज़फ़र भाई, सीधा अभी तक दोनों हमारे मेहमानों से बात करके नतीजा ये निकला कि हमारे हिंदुस्तान का या हमारे सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जहनी तौर पर बीमार है, और वो अपनी बीमारी का शिकार सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बच्चों को बनाता है। और बहुत दिनों से ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट स्कूल में है। अभी हम पिछले कुछ महीनों की बात बताएं तो आप एक स्कूल के ट्रस्टी हैं, स्कूल चलाते हैं और सैकड़ों बच्चों से रोज़ कांटेक्ट में आते हैं। आप अपना इनॉग्रल कमेंट इस पे दीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत ही अफसोस जाहिर करना चाहता हूँ जो रैन इंटरनेशनल स्कूल में। जी, मैं उसमें बात करूँगा आपसे। हाँ जी, सबसे पहले ज़रूरी उसमें मैं देख रहा हूँ कि इंसानियत किस तरह से कितनी निचली सतह पर पहुँच गई है कि वो एक छोटे मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। सबसे पहले तो ये, उसके बाद जो है ये एक वाकई इतना संजीदा मसला हो गया है कि आज हमको मैनेजमेंट, स्टाफ, पेरेंट्स और जितने सारे लोग हैं वो वाकई इसको एक हाथ से नहीं, ये अलग अलग किस्म के हाथ से हो रहा है। और ये तो इंतहा हो गई कि आप कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई स्कूल में कोई एक 7 साल के बच्चे को कत्ल करके उसको टॉयलेट में छोड़ देगा। ये तो इससे भयानक बात नहीं हो सकती है। और ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये वाकई बहुत ही संजीदा मसला है। जी, सारे लोगों को बैठ के, और नाजरीन, ये बड़ा हसास मामला है, इस कदर हसास मामला है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल से है, हमारी आने वाली नस्लों से है। अगर ये सेक्सुअली असॉल्टेड बच्चे जो रिपोर्ट जिनके साथ हुई, जिनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ और रिपोर्ट हुई, चलिए उनके अलावा अगर हम उन बच्चों की बात करें कि जिनकी रिपोर्ट नहीं हुई, नोटिस में नहीं लाए गए, तो वो आने वाले कल में जब हमारे समाज की जिम्मेदारी संभालेंगे तो वो कैसे फ़र्द बनेंगे, कैसे लोग बनेंगे। या तो वो डरे हुए लोग होंगे, या तो वो मॉलेस्टेड लोग होंगे, या तो वो एक ऐसा समाज हमें देंगे जैसा उनके साथ जुर्म किया गया। इन 2 रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। रयान स्कूल और उस बच्चे के मुतालिक भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी ज़रूरत है, वक्त का इशारा है नाजरीन कि हमें एक ब्रेक पे जाना होगा। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है नाजरीन। हम मोहम्मद ज़फ़र साहब से बात कर रहे थे रयान स्कूल और उस मासूम बच्चे के बारे में। दोस्तों, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, क्या खूबसूरत शेर शकील जमाली ने कहा है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ज़फ़र साहब, बच्चे और बच्चों की साइकोलॉजी बड़ी अजीब होती है। हर मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें अपना सा लगता है। इन हालात में और ऐसे बच्चों के साथ कोई कैसे क्राइम कर सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि वो साइकोलॉजी क्या है, वो नफ्सियात क्या है। खासकर अगर हम ये अपना केस पकड़ें इस बच्चे का, रयान स्कूल का, प्रद्युमन ठाकुर, बाथरूम में उसका गला रेत दिया गया। ये थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती कि 7:55 पे उस बच्चे का बाप उसको स्कूल पे छोड़ के जाता है और 8:11 पे उसके पास फ़ोन आ जाता है कि आपका बच्चा ज़ख्मी हो गया। कुल मिला के 16 मिनट में सब कुछ हो जाता है। इन 16 मिनटों में होना यह था कि वो बच्चा, ग्रामेटिकली अगर हम चलें तो वो बच्चा अपनी क्लास में जाता, प्रेयर कोई होती तो प्रेयर में जाता, फिर क्लास में जाता, और अगर उसे बाथरूम की ज़रूरत थी तो क्लास से वो परमिशन लेके जाता। जबकि ऐसा नज़र नहीं आता। वो बच्चे की लाश जो है बैग के साथ मिली है। इतनी देर में वो बच्चा बाथरूम के अंदर, ऐसा क्लेम किया जा रहा है नाजरीन, कि
एक बस कंडक्टर के जरिए मार दिया गया। वो बस कंडक्टर क्या करने गया था बच्चों के बाथरूम में, नंबर 1। नंबर 2, वो चाकू लेके क्या करने गया था। नंबर 3, जब वो वहां से उसको मार के या उसके साथ ज्यादती करके निकला, क्लेम ये किया जा रहा है, उसका बयान ये है कि वो वहां बाथरूम में खुद कोई गलत हरकत कर रहा था, गलत हरकत, और उस बच्चे ने विटनेस किया उसको, तो उसने उसको अंदर खींच लिया और उसको इतनी बुरी तरह रेत डाला उसके गले को। फिर सीसीटीवी कैमरा ये बताता है कि बच्चा बाहर रेंगता हुआ निकला। तो वो कंडक्टर जब बाहर आया होगा तो क्या उसके कपड़ों पे खून नहीं लगा हुआ होगा। फिर दूसरे एक बच्चे के बाप ने ये क्लेम किया है कि मेरी बच्ची से जो उसी क्लास में पढ़ती है, उस बच्चे के बोतल या दूसरी जगहों पे जो खून लगा था वो साफ कराया गया। तो इस सब के पीछे थ्योरी क्या है, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? आप स्कूल चलाते हैं, आपको बच्चों और स्टाफ सबकी साइकोलॉजी मालूम है, इसके पीछे क्या है? नहीं, ये वाकई कुछ चीज़ें बड़ी ही शॉकिंग है। जैसा सबसे पहले तो वो बच्चा स्कूल बैग के साथ बाथरूम में क्यों जाता है। दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहला सवाल ये है कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं है वो, एग्जैक्टली वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का है, वो बंदा बच्चों के टॉयलेट में कैसे आ जाता है। ये सबसे बड़ा जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़ा फॉल्ट है। और चाकू के साथ आ जाता है। अगर वो कोई, जैसा उसने क्लेम किया कि वो कोई गलत हरकत कर रहा था, तो वो गलत हरकत करने से पहले ही चाकू लेकर आ गया था, चाकू लेके आ गया था, कोई देख लेगा ये उसको। बड़ा वो है। और उसका क्लेम ये है कि वो चाकू धोने के लिए ले आया था, जबकि रिकॉर्ड ये बताता है कि जहां उसे बैठना उठना होता है वहां से इस बाथरूम एरिया के बीच में कम से कम 2 नल पड़ते हैं। 2 नल पड़ते हैं जहाँ पर वो अपना धो सकता था, फिर वो वहीं पर क्यों गया। ये वाकई अभी तो इन्वेस्टिगेशन काफी चल रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है कि मैनेजमेंट की क्या साइकोलॉजी इसमें होती है ऐसे लोगों को रखने की, और ये वो कैसे रखते हैं और कैसे अलाउ करते हैं आने देना? ये बेसिकली बड़ा फॉल्ट है, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए अंदर किसी भी सूरत में। मैनेजमेंट ने क्यों किया इतने बड़े स्कूल में? सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कूल का मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कोई छोटी सी स्कूल है और उधर जो है ये इतना सिक्योरिटी का जो है वो ख़राब इंतज़ाम हो, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी स्कूल में इतनी आसानी से लोग जो है वो कैसे आपके स्टूडेंट टॉयलेट तक पहुंचते कैसा। अच्छा, एक जो चीज़ है आप देखिए कि जहाँ पर बॉयज़ टॉयलेट है उसके बाजू में गर्ल्स टॉयलेट भी होता है, तो वो वहाँ तक पहुँच गया तो वो उसके बाजू में भी पहुँच सकता था। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसा होता है, ये वाकई अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। सारी चीज़ें वहाँ पाया ये गया कि वहाँ स्टाफ के लिए कोई टॉयलेट ही नहीं है, पाया ये गया। तो ये क्या पैसे बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया जाता है? बहुत बड़ा ये है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जब हम लोगों ने टीवी पर देखा, वो बहुत बड़े एरिया में रयान इंटरनेशनल स्कूल है, तो उनको तो बिल्कुल सेपरेट जो है वो इनका इंतज़ाम करना चाहिए। उनका कंडक्टर हो या ड्राइवर हो और या वो लेडी अटेंडेंट हो, वो सब के लिए उनको बिल्कुल स्कूल से अलग जो है उनका वॉशरूम होना चाहिए। उनका स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए फिर किसी सूरत में नहीं। बच्चे की माँ ने जाहिद भाई ये क्लेम किया है कि बच्चे का उस कंडक्टर से क्या लेना देना, वो तो बस से जाता ही नहीं है। बस से जाता ही नहीं है, उसको तो उसका मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे केसेस जो हो जाते हैं, और बहुत सैड बात है और ऐसा बिल्कुल एक शेम की बात है हम सब के लिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसे केसेस के बाद एक सिचुएशन हाईलाइट हो जाती है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब एक डिजीज्ड सोसाइटी में, बीमार माशरे में ऐसे वक्तों पर हम रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत के ताल्लुक से, और जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों की हिफाजत का काम लेते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके मुतालिक कुछ कॉशन रखें। अब इसमें बहुत सारे लोग आज वो हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज़ नाम की कोई चीज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ चल रहा है माशरे में, जो आज भी एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सब पुअर सोसाइटी में चलता है, ये एक सोच है। अब जहाँ यहाँ ये रायन इंटरनेशनल स्कूल एक मिसाल है, लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर पे लोगों का ये मानना है कि ये तो गरीब तबका जो होता है वो लोगों में ऐसी चीज़ें चलती है, हालांकि सारे सेक्शंस में ये बात दिखाई दे रही है और लोग इस ताल्लुक से कॉशन नहीं अपनाते हैं। हम देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये आया है तकरीबन 35% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में जो होते हैं वो खुद नेबर्स होते हैं, और तकरीबन 94.8% ये वो लोग होते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में जो बच्चा जिन्हें जानता है। तो हम देखते हैं कि ये दुनिया के अंदर हम भी रहते हैं, और एटलीस्ट मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम के जो नाजरीन हैं उन्हें इस ताल्लुक से एक अवेयर होना चाहिए, ताकि अपने बच्चे, अपने माशरे के बच्चों की हिफाजत के ताल्लुक से कुछ ना कुछ कदम लें। देखिए ये केसेस होते हैं ना, तो इनसे इबरत हासिल करके हमें रेक्टिफाइंग एंड प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जब ये टाइप की सिचुएशन है तो हमें बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? हमें बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बेटा आप कहीं अकेले नहीं रहोगे,
अकेले नहीं जाओगे। जब माशरा ऐसा है तो हमें बच्चों को ये चीज ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी हो, बिल्डिंग की सोसाइटी हो, चाहे नेबरहुड हो, वो अकेले में बच्चा नहीं जाएगा। हाँ, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, जहां पूरा ग्रुप है वो खेल रहे हैं, या कोई बड़ा देख रहा है आसपास निगरानी में है, और उसके अंदर भी यानी ब्लाइंड ट्रस्ट जो लोग करते हैं ना अपने लोगों पर, कुछ सर्टेन लोगों पर, कई बार कुछ रिश्तेदार होते हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो हम देखते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्यूशन टीचर आया है, उसके साथ घंटों घंटों तक बच्चे को छोड़ दिए। अब कई सारे केसेस के अंदर ये ट्यूशन टीचर होता है जो कई गलत चीजें करता है। तो ये चीजों के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि सालों साल तक अब्यूज चलता रहा। और बच्चे कैसे होते हैं, मासूम होते हैं, बच्चों को डराया धमकाया जा सकता है, जैसे आपने राइटली कहा। और बच्चों के अंदर हम ये देखते हैं कि एक साइकोलॉजी होती है, और पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स बच्चों के साथ अच्छे नहीं है। हम देखते हैं कि आज के ज़माने के अंदर लोग इस तरह से मटीरियलिज्म में पड़ गए हैं, अपनी अपनी लाइफ्स और भाग दौड़ के अंदर इस तरह से पड़ गए हैं कि बच्चों के साथ बैठ के बात करना, बच्चों के दोस्त बनना, बच्चों से बात करना वो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई चीज़ को देख रहा है, उसको कुछ अलार्म बेल्स बज रहे होते हैं, कोई चीज़ हो रही होती है, ये जो चीज़ होती है उसके पहले के काफ़ी कुछ एक स्टोरी होती है जो कई चीज़ें सामने नहीं आती है। तो माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप जिस तरह से होना चाहिए कि मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी अच्छी कंपनी का सबसे ज़्यादा हक किसका है, मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड बनने का सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ। कहा उसके बाद कौन? उसके बाद तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? उसके बाद तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? उसके बाद तुम्हारे वालिद, फादर। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंक है वो माँ को दिया गया, बेस्ट फ्रेंड का, और फोर्थ नंबर पे फादर है। अब माँ बाप होने चाहिए बेस्ट फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड, और माँ बाप अगर बेस्ट फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड बन जाए ना, तो कितनी सारी चीजें हैं जो आसानी से बच सकते हैं। लेकिन माँ बाप और बच्चों में बहुत बड़ी दूरी होती है। बच्चा ट्रस्ट नहीं करता है माँ बाप को, बच्चे को ऐसा लगता है मुझ पे माँ बाप बिलीव नहीं करेंगे, उसको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ही उल्टा ब्लेम करेंगे। और माँ बाप होते भी ऐसे, हर चीज में बच्चों को इरेशनली ब्लेम करते हैं, हर चीजों में बच्चों को ट्रीट इस तरह से करते हैं कि बच्चा माँ बाप को उतना ट्रस्ट नहीं करता है। अब ये चीजों में हम लोगों को करना बहुत जरूरी होता है, ऐसे केसेस होते हैं हाईलाइट करने के लिए, कम से कम हमारी कॉन्शियस को जगाने के लिए होते हैं। राइट नाजरीन, बहुत खूबसूरत बात ज़ैद खालिद पटेल साहब ने कही और हमें खबरदार किया, और हम सबको इस बात पे गौर करना होगा कि बुनियादी तौर पे एक तो हमारी साइकोलॉजी ये है कि जो औरों के साथ हो रहा है वो हमारे साथ नहीं होगा, पहली और बुनियादी साइकोलॉजी। दूसरी साइकोलॉजी ये है कि हम ये समझते हैं कि अरे ये तो गरीब तबके में और उस तबके में कि जहाँ अभी इल्म की रोशनी नहीं पहुँची या जहाँ कम पढ़ा लिखा माहौल है वहाँ ऐसा होता है, गंदगी वहाँ है। हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत काबिल ट्यूटर है, हाईली एक्सपेंसिव ट्यूटर हमारे यहाँ पढ़ाने आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मुजरिमाना साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, ये कहीं भी किसी के साथ भी किसी वक्त भी हो सकती है, और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की लापरवाही पे आयद होती है। आइए बात करते हैं धनंजय कुमार जी से। धनंजय कुमार जी, मैं जैद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो रिपोर्टेड फिगर है, क्या ये करेक्ट है या इससे ज़्यादा भी कुछ है? देखिए, रिपोर्टेड फिगर हमारे देश में या कहीं भी हमारे देश में ज़्यादा जा चुकी है, शिक्षा यहाँ ज़्यादा है, रिपोर्टेड फिगर बहुत कम है। अच्छा, इन सब मामलों में तो, और ख़ास करके आप आइए गाँव में, आइए शहरों के फिगर आपके पास आ जाते हैं। हमारे पूरे सोच में ऐसा है कि बच्चों को हम जो है, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि हम मित्र के तौर पे लेते नहीं हैं। मित्र छोड़िए, एक इंसान के तौर पे भी हम नहीं लेते हैं बच्चे को। हम डायलॉग में ज़रूर बोलते हैं कि बच्चे फूल की तरह होते हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, ये सब हम डायलॉग में बोल लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम बच्चों को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लगता है कि इसके पास कोई संवेदना नहीं है, उसको लगता है कि इसको कुछ कहना नहीं है हमसे, हम ही सब कहेंगे इसको, तुमको इतने बजे पढ़ना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, सारे उपदेश बच्चों को देना है, बच्चों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा हमारी फैमिलीज़ में, ये हमारे आसपास हम हर जगह देखते हैं। इस वजह से रिपोर्ट नहीं कर पाते। और क्या है, अब थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जोर बढ़ा है तो बच्चे बोलने भी लगे हैं। मैं अपने बचपन में जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि वहाँ बच्चों को बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। एक चुप, चल इधर, बड़ों के बीच तू कहाँ बात कर रहा है। मतलब ऐसा होता था कि घर के बड़े, घर के बाप या हेड ऑफ द फैमिली या दादा घर में आ गए तो कर्फ्यू सा लग जाता था, बच्चों को कोने और हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे जो है केवल सीखने के लिए है, इसलिए घर में जो भी आते थे, हाँ 2 का पहाड़ा बताओ, गांधी जी कब मरे ये बताओ, फलाना बताओ, मतलब उसको खाली एजुकेशन से जुड़ी ही बातें करे, बाकी बात करने के लिए बच्चा है ही नहीं। पोएम सुनाओ। हाँ, तो बच्चों को क्या है, बच्चों को आपने सामान समझा हुआ, अभी भी समझा हुआ, और हमारे सभी सोसाइटी की जब बात कर रहे थे वहाँ भी वही समझा है। हमने बच्चों को, जो रेयान जैसे स्कूल में हम बच्चों को ले जा रहे हैं, तो रेयान इंटरनेशनल स्कूल में भी बच्चों को हम सामान बना के ही ले जा रहे हैं।
दोस्तों, एक और खूबसूरत बात निकल के आई कि हम अपने बच्चों से जो रिश्ते रवा रखते हैं, रिश्ते बना के रखते हैं, उनमें दोस्ती या दोस्ताना माहौल कम होता है, बल्कि डिक्टेटरशिप ज़्यादा होती है। हम ये समझ लेते हैं कि हमारे साथ जो ये हमारे बच्चे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपने दिमाग से नहीं हमारे दिमाग से सोचें। हम इनकी ज़िंदगी को, इनके शब रोज़ को, इनके सुबह शाम को प्लान करें, जिस तरह हम चाहें उस तरह ये जागें, जिस तरह हम चाहें ये सोएं, जिस तरह हम चाहें उस तरह पढ़ें लिखें। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, बल्कि सही तरीका ये है, जैसा ज़ैद खालिद भाई ने बताया, कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ रवा रखना होगा। हमें बच्चों का ट्रस्ट हासिल करना होगा। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाती हो, उसके लिए सबसे पहली कंप्लेंट तुम्हें हमारे पास आके करनी है, हमारे साथ शेयर करना है, अच्छी बात को, बुरी बात को, खुशी की बात को, गम की बात को, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो तुम्हारे मसाइल को हल कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे ज़फ़र साहब से इस बात पर कि स्कूल में उन्हें तजुर्बा है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है, पेरेंट्स इनके स्कूल में या दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों की हिफाजत के सामान को चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं।